जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जय प्रक्रम का पार्ट नंबर 5 आई थिंक 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ पढ़ा। जय प्रक्रम वाकई में बहुत लंबा चैप्टर है और अगर कोई बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो ये लगभग 10 से 15 दिन लग ही जाता है। तो हाँ, टाइम लगा, पर हाँ मैंने एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। टाइम देखिए, हमारे वीडियो में टाइम लगना है, ये तय है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि इतना पढ़ा दिया काम हो गया। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको फ्यूचर में भी काम दे और यहाँ पे भी काम दे। और डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, मैं जब एक्स्ट्रा बताता हूँ तो बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में कौन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन हम बताते हर एक चीज़ है। तो मेरे वीडियो में टाइम भले लगेगा, लेकिन हाँ आप एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, यदि मेरा वीडियो आप लगभग 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो सच बता ही रहे हैं कि आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। मैं इस तरीके से कहानी के तरीके से आपको समझाता हूं कि 2-3 बार आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ के लिए। पहला, एग्जाम के पर्पज से तो है ही, और दूसरा ये है कि हमारे लाइफ में ये क्या रोल अदा करेगा, क्या चीज़ हम इससे करके अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। ऐसी क्या कमी है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते कहते हैं सर पढ़ने का मन नहीं करा। कुछ बच्चे ऐसे जो कहते हैं सर पढ़ने का तो मन करता, पढ़ने बैठते 1 ही घंटा में माई दादा याद आ जाते हैं, सर दर्द करने लगता है, करियाँ दर्द करने लगता है, तमाम तरीके की दिक्कतें आने लगती है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब ये देगा, ये टॉपिक आपको देगा। तो लास्ट तक बने रहना, और बीच में कहीं भी वो टॉपिक आएगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा, और इसमें ही आप सीखोगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग शुरू करते हैं रुधिर। एक्चुअली में अब हम जाने ये रुधिर होता क्या है। तो देखिए एक बात और कहते, सारे वीडियो को देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैंने हर एक क्लास वाइज को प्लेलिस्ट में कर दिया है। 10th का मैथ अलग, इंग्लिश अलग, सब कुछ। मैं 12 का भी इंग्लिश पढ़ाया हूँ, तो सारी चीज़ें अलग अलग प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए रुधिर क्या होता है। रुधिर क्या है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये क्या है आप समझो, इसका डिफिनेशन जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश करना। रुधिर क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्या कहते हैं, देखिए कहीं कहीं ऐसे होता है रुधिर क्या है, तरल ऊतक है, ये भी सही है, लेकिन संयोजी ऊतक का मतलब समझो। संयोजी ऊतक कई तरीके के होते हैं। फिलहाल हमें ये पढ़ना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है ना, तो खून देखिए आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में ऊतक होता है। जैसे कि आप कुछ बातों को समझिए, ऊतक क्या है। पहले कुछ बच्चे ये हो, जैसे कुछ लोग जो पढ़े हैं वो तो समझ गए ऊतक क्या है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो समझ ही नहीं पाए हैं ऊतक क्या है, तो उनके लिए सबसे पहले समझो ध्यान से। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, ये शरीर जो हमारा है कोशिकाओं से मिलकर बना। तो ध्यान दो, कोशिका मिलके क्या बनाता है, ऊतक बनता है। ये क्या है, ऊतक है। तो ध्यान दे, कोशिका और कोशिका जब मिलती है तो क्या बनती है, ऊतक। और जब ऊतक और ऊतक मिलता है तब अंग बनता है, और अंग मिलके क्या बनता है, शरीर बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, क्या आपको खून है, तो खून जो है वो भी कोशिकाओं से बनी है। कोशिका मतलब बहुत छोटी सी चीज। तो आपका शरीर जो है कोशिकाओं से बनी है, तो यानी खून जो है तो वो खून किससे बना हुआ, कोशिकाओं से। तो आपने पढ़ा जब कोशिका से कोशिका मिलती है तो क्या बनता है, ऊतक। यानी खून जो है कोशिकाओं से बनी हुई है, तो इसीलिए हम खून को क्या कह दे रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं। क्योंकि वो जो खून है उस खून में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब उसका नाम क्या दे रहे हैं, ऊतक। जैसे कि अपना शरीर है, अब ये शरीर जो है एक्चुअली में कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, लेकिन अब हम इसे कोशिका नहीं कहेंगे, ये ऊतक है ना। ये जो है सब आप देख रहे हैं एक तरह से ऊतक ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आपने पढ़ा जब कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। उसी तरीके से आपका ब्लड जो है वो हम उसे ऊतक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो इसमें कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब चीज़ों को कनेक्ट करना। देखिए ब्लड जो है आपके सारे शरीर को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ, कनेक्ट मतलब जोड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, संयोजी ऊतक, क्योंकि संयोजी ऊतक का मतलब ये सारे चीज़ों को आपस में जोड़ के रखा। तो ब्लड जो है सारे चीज़ों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब जैसे पानी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुझे गर्मी हो रहा है, ये क्या तरल ही है ना, जैसे पानी आप पी रहे हो तरल है, तो उसी तरीके से तरल आप समझ गए, इतना तो आपको है नहीं। अब लिखा है इसके तरल
माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे जो ब्लड है उस ब्लड में तरल पदार्थ है, तो जो तरल माध्यम है, तरल पदार्थ मतलब ब्लड में तरल भी है, तो जो तरल पदार्थ है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा नाम दिया गया है। अभी अब समझा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से, पहले ये समझिए। और क्या उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब जरा हम समझिए, ऐसे नहीं आपको समझ में, एक एग्जाम्पल से बताएं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं या फिर शरबत घोर रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए शरबत घोरते हैं, तो इसमें देखिए पानी है और इस पानी में शरबत बनाने के लिए आपने क्या डाला, चीनी डाला, शुगर डाला, तो यानी चीनी डाला, तो ये देखिए ध्यान से चीनी डाला और बहुत कुछ डालेंगे। तो अब समझो जरा, तो ये जो शरबत था उसे देखो, ये पानी है, ये जो पानी कैसा है, तरल है, और ये जो चीनी है वो कैसा है, ठोस है। तो देखिए ध्यान से, जो आपका शरबत बन रहा है, शरबत आप घटघटा पी ले रहे हैं, लेकिन उस शरबत को बनाने के लिए उसमें ठोस है ना, ठोस चीज मिला हुआ था। उसी तरीके से जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है, देखिए तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ का नाम क्या दिया गया, प्लाज्मा। और एक चीज का नाम यहाँ क्या कर रहा है, रुधिर कणिकाएं। ध्यान दीजिएगा, जो रुधिर कणिकाएं हैं वो क्या चीज है, एक्चुअली ये जो आप बस समझ लीजिए थोड़ा एग्जाम्पल से, कि रुधिर कणिकाएं मतलब ठोस पदार्थ, यानी कि जो आपका ब्लड है उस ब्लड में तरल पदार्थ भी है, जैसे हमने बताया पानी, और उसमें ठोस पदार्थ जैसे चीनी। तो उसमें जो ठोस पदार्थ है ब्लड में, उसी का नाम क्या दिया गया, रुधिर कणिकाएं। और जो उसमें तरल पदार्थ है उसका नाम क्या दिया गया, प्लाज्मा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ब्लड का जो एक एक लाइन का मीन्स था मैंने वो समझा दिया। अब चलिए कुछ बातें ऐसी होती जो हमें समझना होगा, जैसे कि यहाँ पर ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। ब्लड में क्या होती है, प्लाज्मा होता है, रुधिर कणिकाएं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ब्लड में ही ने क्या होता है, प्लाज्मा, और क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में, अभी हाथ दीजिएगा, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ब्लड होता है उसमें 60% यानी 60% केवल प्लाज्मा होता है, और 40% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठोस पदार्थ, देखिए जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, ठोस पदार्थ है, वो ठोस पदार्थ कितना है, केवल 40% है, और लगभग 60% कितना है, 60% क्या है, प्लाज्मा है। कहीं कहीं ऊपर नीचे भी होता है, इसीलिए हमने कहा लगभग कितना होता है, 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लड में कितने चीज होते हैं, 2 चीज होते तो बहुत कुछ है, लेकिन मेनली आप ये समझो कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा और क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे हर एक चीज का अध्ययन होता है, कोई पूछे ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी खून के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सेरोलॉजी, और या फिर हेमोटोलॉजी, मतलब सेरोलॉजी कहिए या फिर हेमटोलॉजी कहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड अगर कोई कहे ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी होता है। तो हो गया, ये भी आपको क्लियर हुआ। तो हमने बताया कि ब्लड में 2 तरीके का चीज होता है, एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और एक क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। मैंने बताया प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पदार्थ है, और रुधिर कणिकाएं मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, जो ठोस चीज है उसमें वो मैंने बता दिया यहाँ पहले ही एग्जाम्पल समझा के। अब एक बात और याद ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में भी बहुत कुछ है, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल होता है, और उसमें कहते हैं 10% कार्बनिक और क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक और क्या अकार्बनिक पदार्थ ज़्यादा एक ही जगह पे सब कुछ सीखें तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ क्या होता है और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल होता है और 10% क्या होता है, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो आप कह रहे हो कि सर बहुत तामझाम हो रहा है, ब्लड के अंदर ये, ओकरे अंदर ये, ओकरे अंदर ये, सर जी कितना कुछ होता है। नहीं, आप ऐसा सोच रहे होगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर मेरे बारे में पूछोगे तो मैं अपने पापा को बताऊंगा, फिर अगर मेरे पापा से पूछोगे तो मेरे पापा के पास जाओगे तो मेरे पापा अपने पापा को बताएंगे, फिर ऐसे करते उनके पापा। क्या ये खत्म हो सकता है? यानी एक चीज के अंदर कई चीजें होती है और वो खत्म नहीं होती, हो भी सकती है पर लेकिन बहुत चीजें होती है। उसी तरीके से मान लीजिए ब्लड है तो ब्लड के अंदर ये और ये हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मतलब मेरे पापा है और मेरे पापा के 2 लड़के हैं, एक मैं हूँ और एक क्या है
मेरा भाई है, तो इस तरीके से हम कहेंगे। और उसके बाद फिर इसके बाद हम हूँ शादी करेंगे, हम रहू लड़के होंगे, फिर वो शादी करेगा उसका बच्चे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए कि सर एक चीज़ के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को क्लास 10th वाले स्पेशली इस बात को याद रख लेना कि जो प्लाज्मा हो तो प्लाज्मा में लगभग कितना 90% जल होता है और 10% कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। अभी देखो ध्यान से, अभी हमें पढ़ना है रुधिर के कार्य क्या होते हैं। तो रुधिर के कार्य अभी हम आपको बाद में बताएंगे, हमने लिख दिया है वर्ग ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है समझे। और ये प्लाज्मा जैसे कि हमने जान लिया कि जो ब्लड होता है यानी रुधिर होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक क्या होता है प्लाज्मा होता है और क्या होता है रुधिर कणिकाएं होती है। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि प्लाज्मा के एक्चुअली में कार्य क्या होता है। जैसे अब हम इसमें बहुत कुछ समझना है सच में जो जीवन में काम आएगा। जैसे प्लाज्मा का कार्य क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, ऊतक कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये क्या चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ। पहला काम क्या हुआ, ऊतक कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है और प्लस ऑक्सीजन पहुंचाता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। ऊतक कोशिकाओं देखिए क्या है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थ को निकालता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज का परिवहन करता है और ताप का नियंत्रण करता है, पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है, रुधिर का थक्का बनने के लिए रोकता है, रुधिर नलिका में प्रतिस्पंदन करता है। ये सारी चीज़ें क्या है, अब एक एक चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं एक्चुअली में ये कह क्या रहा है और इसके कहने का सेंस क्या है। जरा अब समझने वाला नहीं है, बी आर सीरियस। और हमसे पढ़ने का मतलब ये है कि आपको आगे फ्यूचर में बहुत सारा काम आने वाला है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा था, जो प्लाज्मा का काम हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए खून है, मान लीजिए खून का है पुलिस है, या मान लीजिए दरोगा है, दरोगा के अंदर बहुत सारे पुलिस हैं। तो ये खूनवा का किया है, प्लाज्मा को कुछ काम सौंप दिया है। अब भाई ब्लड का बहुत काम होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का भी काम होता है। तो मान लीजिए ये जो ब्लड है, खून जो है वो क्या है, दरोगा है। तो जो दरोगा है तो ओकरे अंडर में बहुत लोग होंगे कि नहीं, तो अपना ही काम करेगा, लेकिन और सारा कमुआ लोगों को भी बांट देगा। सारा काम अपना ही करेगा, अपना ही करेगा तो फिर सब कुछ लेनी देनी हो जाएगा, सारा काम नहीं हैंडल हो सकता है। मेन काम है हैंडल करता है। तो अब ध्यान दो, तो इसके ये सारे पुलिस हैं, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पस। अब देखिए, तो आप समझ गए हैं कि चुप देखिए ब्लड था, ब्लड को क्या किया गया, शरीर ने कहा ए सुन तो कि इतना सारा काम बा, या भगवान कहा ना सुनो ब्लड तुमको हम बहुत सारा काम दे रहे हैं, ये काम करना है। तो कहता हाय दैया इतना सारा काम मैं करूँगा, अकेले मुझसे इतना सारा काम नहीं हो सकता है। तो ब्लड कहता ठीक है, आपको काम से मतलब है ना, हम सारा काम करवा देंगे। तो ये क्या करता है, अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को सिस्टम बनाता है और ला के जोड़ता है, और अकेले नहीं कर पाता तो इसीलिए सारे कामों को अलग अलग लोगों से बंटवा देता है। तो उसी तरीके से जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा का कार्य क्या है। तो एक बात बता दूं, अगर आपको प्लाज्मा का कार्य याद हो जाएगा ना तो समझ लीजिएगा ब्लड का काम भी याद हो जाएगा। कैसे, अभी आप समझ जाएंगे जब हम ब्लड का काम बताएंगे तब, क्योंकि प्लाज्मा का काम और ब्लड का काम आपस में मिलता जुलता है, कुछ ही चीज़ डिफरेंस होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और मैं बताता रहा था क्या, ऊतक कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है और ऑक्सीजन। देखिए जो प्लाज्मा होता है समझिएगा, यहाँ पर जो आप एक बात को समझिएगा, ये मान लीजिए प्लाज्मा है, प्लाज्मा ऊतक कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। तो देखिए रुधिर था, रुधिर में ऊतक था ना, तो उसी ऊतक है, मान लीजिए ऊतक है, इस ऊतक में है प्लाज्मा क्या करता है, ये प्लाज्मा मान लीजिए एक क्या है पुलिस है और खूनवा के ऑर्डर दे लेबा। तो प्लाज्मा क्या करेगा, ऑक्सीजन को और प्लस भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को, ठीक है, किस में पहुंचाता है, ऊतक में। यानी कि प्लाज्मा का बहुत सारा काम है। यहो पुलिस है, अब पुलिस जानवर का तो काम नहीं करना चाहते, तो यह सुस्ती सुस्ती जाई ऑक्सीजन को और भोज्य पदार्थों को कहाँ पहुंचा देगा, ऊतक में। तो समझ में आया। तो यानी कहा जाए प्लाज्मा क्या करता है, तो पहला काम क्या कहोगे सर, देखिए वो ऑक्सीजन और खाने वाले चीज़ को कहाँ पहुंचा देता है, ऊतक में। ले खो मतलब क्या देता है, ऊतक को देता है। देन उसके बाद प्लाज्मा का काम और कर ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों को भी निकालता है। देखिए जैसे कि आप क्या है, आप दरोगा था, दरोगा ने प्लाज्मा को भेज दिया, यानी पुलिस था। तो वो जब जाएगा पुलिसवा, कहीं मामला रहेगा तो ठीक है ले जाएगा कोनो चीज़, तो जो हरामी टाइप कर रही उन्होंने कि जेली में उठा के लेके आएगा कि नहीं आएगा ना, तो वह तब मान ला
है जो प्लाज्मा है गई केस लेके, तो मतलब ये ले गया यहाँ ऊतक को दे दिया, ऊतक को खाने वाला बढ़िया सामान दे दिया, लेकिन देख रहा कुछ मिले, जो ही है यहाँ पे आता है तुरंत क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहीं पे क्या हो जाता है, ये अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग शुरू से क्लास हमारा पढ़ रहे हैं उनको एकदम समझ में आएगा। तो जो ही है यहाँ पे ये आता है, तुरंत ही क्या हो जाता है, जो ही ये खनवा और ये ऑक्सीजनवा लाता है प्लाज्मा, तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिस पदार्थ का हम यूज न करें, जैसे कि आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, मशीन है जूस पेरने वाला, तो उसमें अनार डालें, अनार का जूस तो निकाले, जूस निकल गया, लेकिन जूस निकालने के बाद उसमें मशीन में जो चीज़ बचा है वो खराब पदार्थ, उसी को कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो ये जो होता है प्लाज्मा ले तो जाएगा इन दोनों को, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ से इसको निकाल भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकाल देगा। भाई जब पुलिस है तो ये निकालेगा कि नहीं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को ले तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो ही ले जाएगा तो तुरंत गाँव वाले कहीं है, कहीं उतक कहीं यानी गाँव वाला है, कहीं ये मर्दे ए चाचा, पुलिस चाचा यानी मामा कह दी, ए चाचा है सुना है कि ले जाए ना कोई बड़ा रद्द बाटा, तो तुरंत ही ये बनता है, इसको उठा के वहाँ से चला आता है। तो दो काम आपको समझ में आया, क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों को और ऑक्सीजन को ले जाता है, और जो ही ले जाएगा और वहाँ से किसको लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों यानी अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ से निकाल देगा, कोई दिक्कत। और देखिए हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज का परिवहन करता है। मतलब देखिए आप हार्मोन्स जानते हैं क्या होता है, विटामिन भी जानते हैं, एंटीबॉडीज भी जानते हैं क्या होता है, इन सभी चीज़ों का परिवहन मतलब ये जो प्लाज्मा है ये सारी चीज़ों शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। विटामिन जानवर करते क्या होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुंचाता है, कौन, प्लाज्मा पहुंचाता है। और ये ताप का नियंत्रण करता है। देखिए प्लाज्मा देखिए कितना ज़रूरी है, ये ताप का नियंत्रण कैसे करता है, देखिए हमारे शरीर में क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, तो जो ही गर्मी हो रही तो प्लाज्मा कहता है अरे ये ससुरा, अरे देख 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 देखो गर्मी होता है, तुरंत ही जो ही गर्मी होता है तो प्लाज्मा क्या करने लगता है, नियंत्रण करने लगता है कि गर्मी न हो। जैसे मान लीजिए हम गर्मी हो रहा था, तुरंत ही हमारे शरीर से क्या आने लगा, पसीना आने लगा। पसीना जब आएगा तो हमारा शरीर थोड़ा गीला होगा, और गीला होने से गर्मी में थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा शरीर हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वहीं तक कंट्रोल करता है जहाँ तक उसे कंट्रोल करने की क्षमता होती है। तो ये है प्लाज्मा क्या करता है, ताप का भी नियंत्रण करता है और पानी का भी नियंत्रण करता है, पानी का कंट्रोल। जैसे कि मान लीजिए आपको प्यास लगी, जैसे पानी की कमी हुई, तो प्लाज्मा क्या कहता है, मतलब शरीर कहता है पानी की कमी है, तुरंत ही प्लाज्मा क्या कहता है, आपके शरीर को एहसास दे दिलाता है भाई पानी पी ले, पानी पी लेने तो बेहोश हो जाइए, मतलब जो भी समस्या हो जाएगा। तो तुरंत ही आपको प्यास जब लग गई तो समझ जाएगा कि आपको प्लाज्मा नियंत्रण कर रहा है, मतलब प्लाज्मा कह रहा है। जो ही प्यास लगता है, देखिए हमको प्यास लग रहा है, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो यानी प्लाज्मा इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़, कि हमको पानी चाहिए। इसीलिए ना कहते हैं कि प्लाज्मा क्या करता है, पानी का भी नियंत्रण करता है, कि कम बेसी जो ही कम होगा तुरंत ही क्या करेगा, पानी, हमें प्यास लग जाएगा, और प्यास लगेगा तो हम तुरंत घर घर पानी पी लेंगे, नहीं पियेंगे तो समझ ही रहे क्या होगा। तो देखिए, और ये क्या लिखा है, प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ें आपकी एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ये और ये जो प्लाज्मा होता है रुधिर का थक्का बनाता है। क्या करता है प्लाज्मा, क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाता है। रुधिर का थक्का मतलब देखो, मान लीजिए बाय द वे हम कहीं ऐसा, जैसे कि अब खिलवाड़ में ऐसा हाथ कच देना काट दिए, तो जब ऐसा हाथ काटेंगे तो देखिए प्लाज्मा जो होता है रुधिर का थक्का बनाता है। थक्का मतलब आप जानते हैं एकदम गाढ़ा। तो मान लीजिए कभी बाय द वे ऐसा हम हाथ मजाक में ऐसा काट देंगे, तो जब अपना हाथ मजाक में हम काट देंगे, अगर थोड़ा सा काटें तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो आपने देखा क्या है, कुछ समय बाद वहाँ खूनवा बहना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिएगा जो खूनवा है जम जाता है। तो वो जमाता कौन है, प्लाज्मा जमाता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या चीज़ ऐसा होता है जो जमा देता है, तो देखिए प्लाज्मा के अंदर एक चीज़ होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, और वह क्या लिखा है, फाइब्रिनोजन होता है। जो फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, यही क्या करता है, खून को जमा देता है। क्यों, अगर जमाएगा नहीं तो खूनवा रुकेगा नहीं। जी कभी कभी हम लोग मजाक में देखिए, हम लोग बचपन में थे तो थूक लगा खैसी करते थे या फिर मट्टी उट्टी कर देते थे। क्यों, हम देखिए जब खूनवा नहीं रुकता था तो ऐसा ला के मटिया पोत देते थे। क्यों, क्योंकि आप देखिए किसी लिक्विड पदार्थ में, पानी वाले चीज़ में अगर मट्टी डाल दीजिए तो पनिया रुक जाता है, जम जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग गाढ़ा बनाते हैं। तो आप
बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन कब करते हो? जब नहीं रुकता है। तो वही चीज़ें शरीर अपने आप से खुद करता है। जब थोड़ा बहुत कटा रहेगा तो शरीर खुद उसको क्या करेगा? थक्का बना देगा। अगर थक्का नहीं बनेगा तो खून वो नहीं रुकेगा, बहता जाए बहता जाए बहता जाए। तो फिर से थोड़ा इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्लाज्मा होता है, इसी प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है और क्या होता है? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन होता है और क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो यही दोनों क्या करते हैं? खून को थक्का बनाने का कार्य करते हैं। जब कट जाता है कहीं, जब खूनवा निकलने लगता है तो देखते कुछ समय बाद वो खूनवा बंद जाता है। क्यों बंद जाता है? क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन और क्या कहते हैं, क्या लिखा, फाइब्रिनोजन खूनवा को थक्का बना देते हैं। देखिए, अगर आप इसको हंसी वे में पढ़ेंगे तो देखिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए प्लाज्मा है और अब प्लाज्मा के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों हैं, एनहन दोनों मिले। तो जो ही करता है तो है क्या कहता है प्लाज्मा? अरे ससुरवा कट गेल, जो जल्दी से थक्का बना, नहीं तो पूरा खून बह जाए तो दिक्कत हो जाए। तो तुरंत ही ये प्लाज्मा किसको भेजता है? एनहन के, प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजन। तुरंत ही पहुँच, ओ माय गॉड ये कटा है, वो तुरंत उसको थक्का बनाओ। तुरंत ही खून का थक्का बन जाता है और उसके बाद खून रुक जाता है। और एक बात और बता दे रहे हैं, ये नहीं कैसा काट दीजिए खूब देर के, आप कह दीजिए अब फाइब्रिनोजन और कौन, प्रोथ्रोम्बिन अब आएंगे, खूनवा थक्का बना देंगे, खूनवा रुक जाए। अरे ससुर के नाती, हद से ज़्यादा जब हो जाएगा तो यो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। उतना कंट्रोल कर सकता है जितना इसके बस में हो। इन्हें कि ऐसे हाथों काट के देखा सर जी पढ़ाई बाटे, वो खूनवा अपने आप थक्का बन जाए। कब? क्योंकि जब कौन आएंगे? प्रोथ्रोम्बिन आएंगे और कौन आएंगे? फाइब्रिनोजन आएंगे, बस थक्का बना देंगे। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है? तो आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में, ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बार बार रिपीट किया। अब आगे हम और समझते हैं, ये क्या लिखा है? रुधिर नलिकाओं में क्या प्रतिस्कंदन कौन करता है? हिपैरिन। प्रतिस्कंदन मतलब खून थक्का न बने। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्कंदन क्या होता है और प्रतिस्कंदन क्या होता है? स्कंदन मतलब होता है खून का थक्का बनना और प्रतिस्कंदन मतलब होता है खून का थक्का न बन पाना। तो इस बात को याद रखिएगा। क्या कह रहा था? स्कंदन मतलब क्या होता है? खून का थक्का बनना, और प्रतिस्कंदन मतलब क्या होता है? खून का थक्का न बन पाए। ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जो प्लाज्मा है दो काम कर रहा है। प्लाज्मा के अंदर क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था और फाइब्रिनोजन। इसने कहा कि खून का थक्का बना दे, लेकिन बाहर बना रहा है। अंदर बनाएगा तो खून जम जाएगा, खून जम जाएगा तो हम ऐसा जम जाएंगे, मतलब राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ देखिए ध्यान से। तो रुधिर नलिका मतलब जो रुधिर का नस होता है, धमनी और सीरा। देखिए हमने कहा था धमनी अंदर होता है और सीरा कहाँ होता है? बाहर। धमनी से खून जाता है और सीरा से लौट के आता है। तो देखिए जो धमनी और सीरा यानी जो आपकी नस है उसमें जो खून बह रही है, जमती क्यों नहीं है? बाहर तो जम जा रही है। देखिए ऐसा कच देना कटेगा तो खूनवा ऐसे निकाल के देखिएगा, ऐसे रख के तो देखेंगे कुछ समय बाद वो खूनवा जम जाता है। तो जम जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंदरवा काहे नहीं जमता है? तो अंदर खून न जम पाए इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। वो कौन है? ये दिन भर बेचारा काम करता रहता है, एकदम चौकीदारी करता रहता है, ये खलिया नहीं रहता। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? खून को थक्का बनने से रोकता है। कहाँ? अंदर। बाहर होकर काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ चौकीदार होते हैं, जहाँ के हैं वही काम धाम कर सकते, बाहर जाए तो कौनो बोले मतलब लतिया देंगे सब। जहाँ का उसे ड्यूटी मिला वहीं कर सकता है। और कहीं नहीं, जैसे पुलिस तो कहीं जा कही लेंगे, लेकिन हैना नहीं कह सकना। एक नाम का हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या करता है? नसों के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो क्या कभी आपने सोचा ये कि अंदर बाहर खून जम जा रही है लेकिन अंदर क्यों नहीं जमता? अंदर इसलिए नहीं जमता है क्योंकि एक चौकीदार होता है जिसका नाम क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन कहता ससुर खूनवा जम बा तो जब तनको अगर सोचिए कोई लाते मारी, कौन मारेगा? हिपैरिन। खूनवा नहीं जमने देगा। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्कंदन। तो देखिए हमने आपको क्या बता दिया? प्लाज्मा का कार्य। अगर कभी प्लाज्मा का कार्य आएगा तो डायरेक्ट 4 नंबर का आता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस था। और आपको हम एक बात बता दे रहे हैं कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की, और मैंने ये कहा कि यदि आप प्लाज्मा का कार्य समझ जाएंगे तो आपको रुधिर का कार्य समझने में ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 2 चीज़ यहाँ एकदम मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है कि आपके शरीर के बाहर जब कट जाता है तो खून किसकी वजह से जमता है? किसके? क्या लिखा है? प्रोथ्रोम्बिन की वजह से, और क्या? फाइब्रिनोजन की वजह से खून जम जाता है। और शरीर नस के अंदर खून क्यों नहीं जम पाता है? हिपैरिन उसको जमने नहीं देता है। तो
अब आपको समझ में आ गई होगी चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हमने आपको स्कंदन बता दिया, प्रति स्कंदन बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ बातें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे खून का निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर में खून बनता कैसे, तो समझिएगा। जो खून होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का मतलब खून का निर्माण कैसे होता है। देखिए खून का निर्माण हम दो तरीके समझे, एक जो वयस्क हो जाते हैं जैसे 18 साल या फिर ऐसे जो बड़े जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और एक जो भ्रूण में जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब भ्रूण में खून का निर्माण कैसे होता है। भ्रूण मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसी को भ्रूण कहते हैं। और याद रखिएगा कभी भी जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक वो भ्रूण कहलाएगा, जब तक माँ के पेट से नहीं निकल जाएगा तब तक वो बच्चा नहीं कहलाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जब तक बच्चा माँ के पेट में है, चाहे 9 महीने का होगा चाहे 8 महीने का, वो भ्रूण कहलाएगा। लेकिन जो ही माँ के पेट से निकलता है तब हम उसे बच्चे का नाम देते हैं। तो कभी भी आप जब पेट में बच्चा तो उसे भ्रूण ही कहिएगा। तो अमूमन हम लोग कहते हैं वो अलग का मैटर है, बट लेकिन यही चीज़ होती है। तो अब देखिए ध्यान से, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो देखिए एक जो भ्रूण होता है, भ्रूण में कैसे खून बनता है। भ्रूण का खून बनने के लिए लीवर होता है, उसी लीवर में क्या बनता है, खून बनता है। भ्रूण का जब खून बनना होता है तो क्या बनता है, लीवर में खून बनता है, उसी लीवर की वजह से भ्रूण में खून बनता है। हालांकि लीवर के अंदर भी एक पार्ट होता है वहाँ पे बनता है, लेकिन आप इतना ही याद करिएगा, भ्रूण में खून यानी जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस बच्चे में खून कहाँ पहले बनता है, लीवर में, तब जाके भ्रूण में पहुँचता है। तो आई होप को आपको ये समझ में आया। और वयस्कों में जो मतलब बड़े लोग हो जाते हैं उनमें खून कहाँ बनता है, देखिए ध्यान से, उनमें खून कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा। अस्थि में मज्जा क्या होता है, जो हड्डी होती है वही क्या है, अस्थि मज्जा। देखिए आप मुर्गा उर्गा खाएंगे, कुछ लोग इतना वो होते हैं मुर्गा जब खाते हैं। देखिए हम ये बताया जा रहा है कि हम लोग के अंदर खून कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो जब हम लोग मुर्गा उर्गा खाते हैं, ऐसा मुर्गा के मसीहा ऊपर से ऐसा ले पीसवा चबाने के साथ साथ ओकर हड्डियों कड़र कड़र कुछ मिले कह देते हैं, कच कच मारते ओकर अंदर वो कैसे ऐसी करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब आप ऐसे फोड़ते होंगे तो देखे होंगे जालीदार की तरह उस हड्डी के अंदर रहता है, और वही जालीदार क्या, उसी जालीदार में क्या बनता है, खून बनता है। वही क्या होता है, अस्थि मज्जा, यानी उसी को हम कह रहे हैं बोन मैरो। तो उसी के अंदर जो जालीदार होता है उसी के अंदर खून बनता है। समझ में आया कि जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर आप देखेंगे, आपने मुर्गा खाया होगा, आपन तो हड्डी खाएंगे नहीं, मुर्गा खाए होंगे तो जब ऐसे कचकचा के कुछ लोग ऐसे काट के वो खाते चाटते हैं वो उसमें पेट भरता है। तो देखे होंगे जो जालीदार होता है उसमें खून बनता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, वयस्कों की बात कर रहे हैं, जो लोग बड़े होने लगते हैं। लेकिन एक भ्रूण में कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, हमने बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि खून कहाँ बनता है। ये क्लास 10th में नहीं आएगा, लेकिन इससे संबंधित था इसलिए मैंने बता दिया, और बताना भी जरूरी है। अदर टीचर क्या करते, पढ़ा देते बट लेकिन इस समय बताते, अगर नहीं बताएंगे तो कैसे क्या होगा। ठीक है, नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन हम जान तो सकते हैं ये क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि खून कहाँ बनता है, कि खून में हीमोग्लोबिन होता है। और आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब हम ये जानेंगे कि लड़कियां एक्चुअली में सॉफ्ट क्यों होती है, थोड़ा सा लचीला उनका शरीर होता है, मतलब वो थोड़ा कमज़ोर होती है, और लड़के हार्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये जो हीमोग्लोबिन है, लड़कियों में हीमोग्लोबिन की संख्या कितना होना चाहिए, 13 ग्राम डेसीलीटर। देखिए DL मतलब डेसीलीटर प्रति, और लड़कों में कितना हो जाए, 14 ग्राम प्रति DL। मतलब आप समझ गए DL क्या है, यानी लड़कियों में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए और लड़कों में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। देखिए ध्यान से, लड़कियों में क्या है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम है, और लड़कों में हीमोग्लोबिन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यही से हम समझेंगे क्यों लड़कियां कमज़ोर होती है और लड़के शारीरिक मामले में थोड़ा कठोर होते हैं। देखिए ध्यान से, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। आयरन माने लोहा। आप सुने होंगे कि आयरन की गोली लोग खाते हैं। आयरन मतलब लोहा, लोहा गोली खाते हैं। लोहा मतलब लोहा जैसा पदार्थ तो हमारे शरीर में। तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। और यही आयरन देखिए, तो आप समझ गए हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन। आयरन मतलब लोहा। तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है, लड़कों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोहा का मात्रा आपके शरीर में होगा। तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी लोहे की
मात्रा कम होती है, इसलिए लड़कियां लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम सॉफ्ट हो, मतलब उनकी अपेक्षा सॉफ्ट होती हैं, और लड़के कठोर होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा होती है। यही हमारे ऐसा लड़के तान के चलते हैं, समझ में आया ना। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही, जिसमें जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, कठोर होगा। अब बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा मेल में हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए और लड़कियों में कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। और थोड़ा हम एक बात को और समझते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए ध्यान से, आपका जो मतलब ब्लड प्रेशर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसी संबंध से जैसे खून जा रहा है और खून आ रहा है, तो मैंने बताया था जो खून जाता है कितने के प्रेशर से, 120 से जाता है, और आता है कितने से, 80 से। तो इस देखिए जाता है 120 प्रेशर से, आता है 180 से। जो लोग हमारा क्लास पढ़े हैं उनको याद होगा। तो 120 के प्रेशर से जा रहा है और 120 के प्रेशर से जा रहा है और 80 के प्रेशर से जा रहा है, तो उसी को कहते हैं 120/80। अगर इतना 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल है, लेकिन यही थोड़ा बहुत अगर घट गया तो वही क्या होती है, दिक्कत होती है। तो यही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर 120 से जाए और 80 से लौट जाए प्रेशर से। जैसे खून का प्रेशर होता है 180 से जाए, 120 से जाए और 80 से लौटे, तो यही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हमें पढ़ना ये है कि जो ब्लड, अभी तो थोड़ा हमने ये जाना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए ब्लड में हमने पढ़ा क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था रुधिर कणिकाएँ होती है, यानी इसको रुधिराणु भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो रुधिर कणिकाएँ होती है, हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा में ये पढ़ा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। हमने बाकायदे से पढ़ा कि प्लाज्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उसका फ़ायदा किस किस चीज़ में होता है, प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कौन सी भूमिका निभाता है हमारे लिए। अब हम पढ़ेंगे ये चीज़ें, रुधिराणु यानी रुधिर कणिका, और ये स्टूडेंटों के लिए वरदान है आज का क्लास। ये जान लोगे तो बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। यहीं से हम समझेंगे कि हम थकते क्यों हैं, और यहीं से समझेंगे हमारा पढ़ने का भी मन करता है, तो पढ़ते पढ़ते हम थक क्यों जाते बहुत जल्दी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ जा रहे हैं, रुधिराणु, और रुधिराणु के बारे में हम पहले ही बता दिए, यानी रुधिर कणिकाएँ हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअली में होता क्या है। हाँ, तो देखिए ध्यान से, हम क्या देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, रुधिराणु यानी कार्पसल्स होता है। अब देखिए ये रुधिराणु है, रुधिराणु के अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसे कि इसका फुल फॉर्म आता है रेड ब्लड कार्पसल्स, और देखिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, और क्या है, इरेथ्रोसाइट। इसी का नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट। अभी बता रहे हैं क्यों इरेथ्रोसाइट इसका नाम है। देखिए डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पसल्स, ये याद करें, इसका फुल फॉर्म आता है। और प्लेटलेट्स का एक नाम और क्या है, थ्रोम्बोसाइट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट क्या है। देखिए साइंस में बहुत सारे चीज़ों का टेक्निकल नाम होता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नेम, टेक्निकल नेम और बायोलॉजिकल नेम। तो देखिए इसे कहते हैं, इसका एक फुल फॉर्म और रेड ब्लड सेल्स, इसका एक नाम और रेड ब्लड सेल, कार्पसल्स भी होता है, इसी का मतलब होता है सेल्स भी होता है, कहीं कहीं लिखा होगा तो कन्फ्यूज मत होगा। तो देखिए ये जो नाम है इरेथ्रोसाइट, इसे टेक्निकल नेम कहते हैं या बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। तो कोई पूछे ये इरेथ्रोसाइट या फिर ये और फिर ये कौन सा नाम है, तो कह देंगे टेक्निकल नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ध्यान से, आरबीसी की संख्या आपके शरीर में लगभग 50 लाख होती है। आरबीसी जैसे कि आपके शरीर में, यानी जो आपको खून है, देखिए उस खून में जो है क्या होता है, आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है, 50 लाख होती है। यानी कार्पसल्स के इसमें इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो इसमें कितनी संख्या होती है, 50 लाख कुछ कहलाता है, आरबीसी होती है। और उसके साथ साथ क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। ये बस याद करना है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। और क्या लिखा है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, आपका 2,000 से 5,000 होती है। लगभग आप 2,000 कह सकते हैं। यानी फिर से सुनिएगा,
आरबीसी की संख्या कितनी होती है, याद रखे रहिएगा 50 लाख, और ये कितने दिन जीता है, केवल 120 दिन। 120 दिन में यह मर जाता है। कैसे मरता है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और डब्ल्यूबीसी की जीवन संख्या कितनी है, 4 दिन में यह मर जाता है। और प्लेटलेट कितने दिन में मरता है, 7 दिन में। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके शरीर में क्या होता है, आपके ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जो आरबीसी है वो क्या होता है, कितने दिन में, 120 दिन में मर जाता है। और क्या बचा, डब्ल्यूबीसी, ये भी कितने दिन में मर जाता है, 4 दिन में मर जाता है। और प्लेटलेट्स कितने दिनों में मर जाता है, 7 दिनों में। तो आप कहोगे सर खून का सारा चीज़ तो मर ही गया, कौन मर गया, आरबीसी मर जाता है इतना जल्दी, डब्ल्यूबीसी मर गया, प्लेटलेट्स बच गया, तो बचा क्या सर जी। तो देखिए ये बचा है प्लाज्मा, कितना परसेंट होता है, 60% होता है। ये फिर से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण कर देता है। कैसे करता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कार्पल सेल्स होता है, मतलब कि रुधिर कणिकाएं होती है, रुधिर कणिकाओं के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है इसको, ये कहाँ मरता है, ये मरता प्लीहा में। जो और एक बात याद रखिएगा, जो आपका खून जमा होता है, आपका खून कहाँ इकट्ठा होता है, एक बात याद रखिएगा, खून आपका इकट्ठा होता है स्प्लीन में। स्प्लीन इसी साइड में होता है, स्प्लीन यहीं पे होता है। स्प्लीन में क्या होता है, खून इकट्ठा होता है, और इसी स्प्लीन में कौन जाके मर जाता है, आरबीसी। यानी आरबीसी को देखिए ध्यान से, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा गया है। स्प्लीन को क्या कहा गया है, आरबीसी का कब्र। इस आरबीसी कहाँ जाके मर जाता है, स्प्लीन में जाके मर जाता है। और देखिए आरबीसी कहाँ मरता है, स्प्लीन में मरता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है क्या कहते हैं, स्प्लीन मतलब आरबीसी का कब्र किसे कहा गया, तो क्या कहेंगे, स्प्लीन। स्प्लीन यही होता है, यहीं पे जाके कौन मरता है, ही मरता है। और उसके बाद ध्यान दीजिए डब्ल्यूबीसी और क्या लिखा है, प्लेटलेट्स भी मरते हैं। तो इनको कौन मारता है, इनको मारता है लाइसोसोम। देखिए याद रखिएगा, ये कहाँ मरता है, इसे कौन मारता है, एक तरह समझ सकते हैं, स्प्लीन मार देता है। और ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको कौन मारता है, लाइसोसोम मारता है। अभी तो यहाँ आपको बस केवल बहुत बोरिंग लग रहा होगा। अब इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है, बी आर सीरियस, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। देखिए ध्यान से, एक बात और इधर रखिएगा ध्यान से, जो ब्लड होता है, ब्लड में स्प्लीन यहाँ जो स्प्लीन होता है, कभी कभी स्प्लीन खराब हो जाता है। स्प्लीन खराब होने की वजह से खून, मतलब जैसे खून उनमें दमन नहीं रह जाता। जब खून में दम नहीं रह जाएगा तो इंसान धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। कैसे सुस्त होने लगता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो में लगभग 5.5 लीटर होना चाहिए, यानी 5.5 लीटर, और लड़कियों में 5 लीटर। तो पता है हमारे मित्र लोग थे, तो एक मित्र है मेरा, उसका शादी हो गया है, तो ऐसे बात चल रहा था। तो ऐसे ही हम बताने लगे कि जो क्या कहते हैं, लड़कों में इतना खून होता है, लड़कियों में इतना खून होता है। तो हम अपने मित्र से हम पूछें, अच्छा बताओ काहे लड़कियों में कम खून होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है। पता क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि लड़कियां ना लड़कों को खून चूसती हैं, यही मारे लड़कों में खून ज़्यादा होता है, भगवान बना के भेजे होते। ये करीब ज़्यादा खून रही चूसी तो कोनो फर्क नहीं पड़ी। मतलब यार हद है, तो अजीब बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये क्यों लड़कियों में कम है और लड़कों में ज़्यादा है। तो